हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज है वीडियो नंबर 2 जिसमें कि हम लोग आज करेंगे पादप जगत का वर्गीकरण, जो कि जीव विज्ञान का सवाल रहेगा, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है लेकिन हम बोलेंगे उसको सुनते हुए ध्यान से चलिएगा, ठीक है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो निम्नलिखित चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है किसे वर्गीकी कि पितामह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। लिनियस लिनियस को वर्गीय का पितामह कहा जाता है। अगला सवाल है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो लिनियस है। ऑप्शन नंबर ए। वर्गीकरण का जो है प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया, यानी वर्गीकरण का जो है प्राकृतिक सिस्टम जो है वो किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था, तो स्वीडिशी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 4 नंबर कह रहा है कि पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है, यानी कि पुष्पी जो पादप है उसको किसमें रखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेनरोगोमस में रखा गया है। अगला सवाल है 5 नंबर, कह रहा है कि अपुप्पी पादप को किसमें रखा गया है, तो अपुप्पी पादप को जो है वो क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो स्पेसीज है। स्पेसीज, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 7 नंबर, कह रहा है कि हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जलीय पौधे हाइड्रोफाइट्स होते हैं। अगला सवाल 8 नंबर, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है। पौधे के नाम को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, यानी द्विनाम पद्धति का जो अभिप्राय है वो पौधों को नामों को दो शब्दों में लिखना बताते हैं उनके, क्या बताते हैं, तो वंश और जाति को बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8 का। अगला सवाल है 9 नंबर, कह रहा है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं, यानी कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाएंगे, तो अनावृत बीजी कहलाते हैं वैसे पौधे जिन पर कि बीज जिन पौधे पर क्या होता है, तो बीज बनते हैं लेकिन फूल नहीं लगते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर, कह रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु का खोज किसने किया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिविनहॉक जो है उन्होंने जीवाणु का खोज किया। अगला सवाल 11 नंबर, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है, तो जीवाणु के लिए जो कथन सही है वो है, अधिकांश जीवाणु जो होते हैं विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्वपोषी भी होते हैं और विविध विविध पोषी भी होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 12 नंबर, करे कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं उनको पौधे माना गया है। क्यों माना गया है पौधा, क्योंकि इनमें जो होता है कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए। अगला सवाल 13 नंबर, कर रहा है कि जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता, तो जीवाणु कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, तो जीवाणु कोशिका में जो होता है सूत्र कणिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सूत्र कणिका नहीं होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर कर रहे हैं कि जीवाणुओं की जो है साधारण आकृति क्या होती है, तो जीवाणुओं की साधारण आकृति जो होती है वो छड़ रूपी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर, कर रहा है कि जो जीवाणु जो होते हैं आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसको उसको गोलाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो जो गोल जीवाणु होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोकस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, तो एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है, तो स्पाइरलिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो वास्तविक जो केंद्रक होता है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं अनुपस्थित होता है, ठीक है।
अगला सवाल 19 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन जो है सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कि जीवाणु जो होता है वो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। अगला सवाल है 20 नंबर कह रहा है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी असाई क्या कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो है वो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी असाई जो है वो वर्णक्लीविक कहलाता है, किल्वक कहलाता है। पाश्चर प्रसिद्ध है। पाश्चर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव जो है वो माइकोप्लाज्मा है। कौन। तो माइकोप्लाज्मा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर कह रहा है कि जो जीवाणु जो होते हैं सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपके पास बुक होगा तो बुक से मिलाते हुए चलिएगा। ठीक है। अगला सवाल है 24 नंबर मूल ग्रंथियां यानी कि रूट नोडल्स पाई जाती है। तो रूट नोडल्स किसमें पाया जाता है। तो कुछ ल्यूमिनियस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी जो होते हैं रूट नोडल्स पाए जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि अधिक नमक वाले अचार में जो होते हैं जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु क्यों जीवित नहीं रह पाते हैं। क्योंकि ये जो है जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं। तो जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं इसीलिए। अगला सवाल 26 नंबर कह रहा है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है वो कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो एसररिशिया कोलाई। एसररिशिया कोलाई जीवाणु जो होता है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। अगला सवाल है 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है। तो माइकोबैक्टीरियम जो है वो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। अगला सवाल 28 नंबर कह रहा है कि भोजन की जो है विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की जो है विषाक्तता उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है। तो क्लोस्ट्रिडियम बेटुलिनम द्वारा उत्पन्न होता है। अगला सवाल 29 नंबर एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कैसे प्राप्त होते हैं। तो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि यदि एक जीवाणु जो है कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। तो 2 घंटे में जो है टोटल 64 जीवाणु बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगीकरण निम्नलिखित में से यानी कि इन चारों में से कौन सी फसल जो है वो सहायक है। तो इसका सही उत्तर होगा फली। फली जो है वो नाइट्रोजन यौगीकरण में से सहायक होती है। अगला सवाल है 32 नंबर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगी हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर कह रहा है कि चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। तो चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में जो है वो जीवाणु का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि मृदा में जो है धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। यानी कि मृदा धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। तो एनाबीना। एनाबीना जो है वो मृदा धान में मृदा धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है एनाबीना। अगला सवाल है 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो कौन मदद करता है। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया को कम कर
अगला सवाल है 36 नंबर, कह रहा है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो दही जमाने में जो है वो लैक्टोबायोलिसिस का प्रयोग किया जाता है। यह एक सूक्ष्म जीव है जो कि दही जमाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध खट्टा होने का कारण कौन सा है। तो बैक्टीरिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 38 नंबर कह रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो दूध को दही दही के रूप में जमने का कारण यह किस कीटाणु के कारण जमता था। तो लैक्टोबैलिस, तो यहाँ भी वही होगा, ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैलिस के कारण जो होता है दूध से दही जम जाता है। अगला सवाल 39 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। तो निम्न में से पूछ रहा है कौन सहजीवी सहजीवी जो है नाइट्रोजन यौगिकरण है। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 40 नंबर, कह रहा है कि सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम वायरस का खोज कौन किया था। तो इवानो वस्की ने सर्वप्रथम वायरस का खोज किया था। अगला सवाल 41 नंबर, कह रहा है कि विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु माने जाते हैं, विषाणु किसको माना जाता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच एक जो ट्रांजिशनल ग्रुप होते हैं उसको विषाणु मानते हैं। अगला सवाल 42 नंबर, कर है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। यानी चार ऑप्शन पूछ रहा है कि किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो विषाणु में जो होते हैं एंजाइम नहीं होते हैं। अगला सवाल 43 नंबर, टीएमबी शब्द संबंधित है। तो टीएमबी शब्द जो है किससे संबंधित है। तो विषाणुओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर सवाल है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु जो है वृद्धि करता है किसमें। तो जीवित कोशिका में जो है विषाणु वृद्धि करता है, मृत शरीर में नहीं। 45 नंबर सवाल है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि। विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विषाणु जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं इसीलिए इसको निर्जीव माना जाता है। 46 नंबर सवाल है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं। तो विषाणुओं में जो होते हैं एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। अगला सवाल है 47 नंबर, विषाणुओं में क्या होता है। तो विषाणुओं में जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला सवाल 48 नंबर, आलू में मोजेक रोग यानी कि मोस्किस डिजीज का कारक तत्व क्या है। तो इसका कारक तत्व जो है वो विषाणु है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो शैवाल के नाम से किसको जाना जाता है। तो थेलोफाइटा, यानी थेलोफाइटा जो है वो वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है 50 नंबर, शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बना होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 51 नंबर, कह रहा है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। हाइड्रा की जो है स्रावी कोशिका में कौन सा शैवाल मिलता है। तो यूक्रोरेला शैवाल मिलता है। अगला सवाल 52 नंबर, सारागैसो समुद्र का नाम पड़ा, किस पर नाम पड़ा था। तो ये जो है शैवालों के कारण इसका नाम पड़ा था। 53 नंबर सवाल है, गालगंडा रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने में इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है। तो इनमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है। तो हरा शैवाल जो है वो क्लोरोफाइसिस है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लोरोफाइसिस जो है वो हरा शैवाल है।
56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो स्वपोषित जो है ऑप्शन नंबर बी शैवाल, शैवाल जो है वो स्वपोषित है। अगला सवाल 57 नंबर है, निम्न में से कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो है वो राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, यानी कि उपयोग सभी, ये सभी जो है तीनों ये जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं। 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 58 नंबर, कह रहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए। तो एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो क्लोरेला जो है वो एक कोशिकीय शैवाल है। तो अगला सवाल है 59 नंबर, कह रहे कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग जो होता है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। एगार, एगार किससे तैयार होता है? तो एगार, एगार जो है वो शैवाल से तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग 61 से आगे का सवाल करेंगे, ठीक है? अभी 60 तक ही रहने देते हैं, 60 तक अभी बहुत है, इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग 61 से आगे का सवाल करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।